बच्चों को अगर आप बहुत कम उम्र में अदब, शायरी, कल्चर इन चीज़ों से उनको रूबरू कर देंगे तो चाहे वो भले ही पूरी बात ना समझे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे, जब एडल्ट आएंगे तो उनके कहीं कान में उसकी धनक रहेगी और वो जब दोबारा सुनेंगे तो माइल होंगे। तो फिर तो आपने वही लिबास ओढ़ लिया, वही चोला पहन लिया जो सबने पहना हुआ है। तो फिर जब सबने एक ही चोला पहना हुआ है, जब सब एक ही ज़बान बोल रहे हैं, तो फिर ये मालूम कब चलेगा कि कहाँ पे जो है वो शिद्दत तराजी हो रही है, कहाँ पे जुल्म हो रहा है, कहाँ मज़ालिम हो रहे हैं, कैसे मालूम चलेगा? तो आर्टिस्ट का काम ही ये है कि वो जो धारा बह रही है उस पर बहे नहीं। चाहे आप किसी भी मीडियम में हो, चाहे आप वेब सीरीज़ बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं या एक नाटक दिखा रहे हैं या आप एक दास्तान सुना रहे हैं या आप एक मज़मून लिख रहे हैं, आखिर में तो आप एक कहानी ही सुना रहे हैं। Hello and welcome to this episode of Beyond the Headlines. I'm your host Nazir Ganai. We're joined by a very special guest who has many feathers to his cap, and he is seen on many platforms doing a lot of work as far as this creative medium is concerned. He's a writer, he's a storyteller, he's a theatre actor, director, he's a Dastan Go, दानिश हुसैन। दानिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, शुक्रिया। हमारे लिए फ़ख्र की बात है आज हम आपके साथ बैठक कर रहे हैं, वो भी श्रीनगर में। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ श्रीनगर में हूँ और आपके साथ नज़ीर भाई बैठा हूँ और मुझे ये मौका मिल रहा है बात करने का। तो लास्ट टाइम आई थिंक व्हेन वी गॉट इन टच इट वाज कोविड एंड हर एक बंदा जो है घर पे ही महदूद था जी। और उस टाइम पे भी आपने इतना क्रिएटिव काम किया जी। घर बैठ के ही कुछ हमने प्रोजेक्ट्स भी करें, और आपका जो सफ़र है वो डिफरेंट मीडियम्स में हम देखते हैं, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे फिल्म्स हो, या चाहे ख़ास तौर से जो एक डिमिनिशिंग आर्ट फॉर्म है विच इज़ दास्तान गोई। तो कैसे आप अपने आप को जो है एंगेज करते हैं इन फॉर्म्स में? क्या है कि मुझे दिलचस्पी कहानी से, और चाहे आप किसी भी मीडियम में हो, चाहे आप वेब सीरीज़ बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं या एक नाटक दिखा रहे हैं या आप एक दास्तान सुना रहे हैं या आप एक मज़मून लिख रहे हैं, आखिर में तो आप एक कहानी ही सुना रहे हैं, एक नैरेटिव ही दे रहे हैं। तो क्या होता है कि जब कोई कहानी या कोई नैरेटिव मेरे पास आता है और मुझे उसमें एक दिलचस्पी पैदा होती है और मुझे लगता है कि नहीं, ये कहानी तो सुनानी चाहिए, ये तो आवाम तक पहुंचानी चाहिए। तो एक बार जब कहानी ने आपकी दिलचस्पी को बांध दिया, उसके बाद फिर क्या मीडियम, कौन सा मीडियम बेहतर होगा ये कहानी सुनाने के लिए, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। तो हो सकता है कोई कहानी नाटक के अंदाज में बेहतर सुनाई जा सकती है, कोई कहानी फिल्म के अंदाज में बेहतर सुनाई जा सकती है, कोई कहानी फिल्म को और लंबा करके उसको एक लंबी वेब सीरीज़ के अंदाज में सुनाया जा सकता है, कोई कहानी दास्तान के अंदाज में सुनाई जा सकती है। तो उस वक्त कहानी की नौइयत क्या है और वो नौइयत किस मीडियम को पसंद कर रही है, किस मीडियम, कौन सा मीडियम उसके साथ जस्टिस कर पाएगा, तो उस हिसाब से इंसान तय करता है और उसी दिशा में, उसी डगर पे निकल जाता है। अभी जब हमने जो आजकल का माहौल है, जो आजकल का एक ट्रेंड है, तो हर एक चीज़ जो है एक रील फॉर्मेट में बना हुआ है। तो इस रील फॉर्मेट में एक आर्ट को, एक नैरेटिव को बिल्ड करना कितना मुश्किल है एक आर्टिस्ट के लिए? देखिए क्या है कि अक्सर भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रील फॉर्मेट आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपको वो समझना पड़ेगा कि उन्होंने आपकी साइकोलॉजी कैसे हैक कर दिया है। उन्होंने ये समझ दिया है कि बहुत ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, बहुत सी चीज़ें लोगों के अटेंशन को डिमांड कर रही हैं, तो हम लोगों का अटेंशन ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ऐसे फॉर्मेट्स निकाले जहां हम छोटी छोटी देर के लिए चीज़ें दिखाएं। तो उन्होंने रील फॉर्मेट निकाल दिया। अब वो रील फॉर्मेट वायरल हो गया, अब लोगों को पसंद आ रहा है, लोग बना रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आप चाहे कोई चीज़ कितनी भी वायरल कर दें या वो कितने भी फैशन में आ जाए या कितनी भी मकबूल हो जाए उस ज़माने में, हर मजमून, हर चीज़ उसमें नहीं कही जा सकती है। वो चीज़ों के लिए आपको फिर उसके बाहर ही जाना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने मजमून पे भरोसा है, आपको अपनी कहानी पे भरोसा है, आपको ये यकीन है कि ये मीडियम जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये बेहतर है, तो फिर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रील है या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आदमी भेड़ चाल पे अगर चले हर वक्त तो कामयाब होगा। कश्मीर में है आप, और कश्मीर जैसी जगह
जो which is also considered as the gold mine for stories. We have hundreds of stories around जिनमें human interest stories है, because Kashmir also witnessed a kind of turmoil over the years. We also witnessed deaths and destruction on the streets, and there are many stories. There are many women, many men also lost their children. अब इस सिमत में कहानी कहना और खुद कहानी कहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहानी है जो हमको बांध के रखती है, कहानी है जो ट्रेडिशन को अलाइव रखती है, कहानी है जो एक कम्युनिटी को ज़िंदा रखती है। और हम अगर अपनी कहानी नहीं सुनाएंगे तो कोई और हमारी कहानी नहीं सुनाएगा। हम हमेशा किसी और की कहानी में एक बाहरी किरदार बन के रहेंगे, हम हमेशा किसी और की कहानी में एक सेकेंडरी, एक टर्शरी कैरेक्टर रहेंगे। तो जब तक हम खुद अपनी ज़बान, अपनी कहानी, अपने कल्चर, अपने तहज़ीब को साथ में लेके नहीं चलेंगे, तब तक वो खो जाएगी। और फिर क्या होगा कि हम हमेशा एक कॉलोनियल इंपीरियल सेटअप में पाएंगे, जहाँ हम हमेशा फ्रिंज पे हैं, जहाँ हम हमेशा बॉर्डर पे हैं और जहाँ हमारी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। तो इसलिए आज के दौर में, जैसे कि हर दौर में था और आज के दौर में ख़ासकर कश्मीर जैसी जगह पे ये बहुत ज़रूरी है कि जो कश्मीरियत है, जो तहज़ीब है, जो कल्चर है, जो पिछले 400-500-600 हज़ार साल से जो एक चली आ रही है, एक साझा, एक वो कहानियाँ उनको महफूज किया जाए, और जो बाद में मज़ालिम हुए हैं उनको भी बयान किया जाए, जो बेहतर चीज़ हुई हैं उनको भी बयान किया जाए, लेकिन उन कहानियों को खोने नहीं दिया जाए। क्योंकि क्या होगा कि फिर जो अगली नस्ल आएगी वो कट जाएगी और उनको पता ही नहीं होगा कि हमारा ख़जाना क्या है, हमारी विरासत क्या है। और जब उनको ये मालूम ही नहीं होगा कि हमारा ख़जाना, हमारी विरासत, हमारी परंपरा क्या है, तो वो फिर एक पेड़ की शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह जहाँ हवा ले जा रही है वहीं ले जाएंगे, और फिर कुछ देर के बाद जो उनका वजूद मिट जाएगा और फिर कोई उनका ना पूछने वाला होगा, ना कोई उनका पुरसाने हाल होगा। तो ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कहानियाँ खुद लिखें, खुद तैयार कहें, खुद सुनाएं, अपनी ज़बान में सुनाएं और उन चीज़ों को समेट लें अपनी कहानियाँ में जो हमारी विरासत का प्रतीक हैं, जो हमारी विरासत के सिंबल्स हैं, जो चीज़ें हाईलाइट करती हैं हमको, उन चीज़ों को उन कहानियों में समेट लें। हिंदुस्तान जो एक मल्टी कल्चरल एक खित्ता है, एक कंट्री है, तो उसमें एक ट्रांजिशंस ये भी आते हैं कि अब कहना बहुत मुश्किल होता है। ये आर्टिस्ट के लिए ये वाला स्टेज आपने खुद भी देखा, यू आर वेरी वोकल इन सर्टन टर्म्स, यू आर वेरी वोकल व्हेन अ पॉलिटिकल सिस्टम फोर्सेस समथिंग ऑन यू, यू आर वेरी वोकल व्हाटएवर हैपन्स इन गाजा। सो इस सूरत हाल में एक आर्टिस्ट के लिए आज़ाद होना कितना ज़रूरी है? आर्टिस्ट जो है वो फितरतन बागी होता है, क्योंकि जो भेड़ चाल है समाज की, आर्टिस्ट उस पर चलना नहीं चाहता है। आर्टिस्ट आईना दिखाना चाहता है, आर्टिस्ट जो हो रहा है उसके आसपास उसको एकदम सामने लाके खड़ा कर देना चाहता है। और अक्सर वो बातें होती हैं जो सबको कंफर्टेबल नहीं लगती हैं, अक्सर उनमें से वो बातें होती हैं जो चुभती हैं लोगों को। तो अगर आप में वो हिम्मत नहीं है या आपके अंदर वो बगावत नहीं है कि आप वो बात कह सकें, तो फिर तो आप वही करेंगे जो हर आदमी कर रहा है ना। तो फिर तो आपने वही लिबास ओढ़ लिया, वही चोला पहन लिया जो सबने पहना हुआ है। तो फिर जब सबने एक ही चोला पहना हुआ है, जब सब एक ही ज़बान बोल रहे हैं, तो फिर ये मालूम कब चलेगा कि कहाँ पे जो है वो शिद्दत तराजी हो रही है, कहाँ पे जुल्म हो रहा है, कहाँ मजालिम हो रहे हैं, कैसे मालूम चलेगा? तो आर्टिस्ट का काम ही ये है कि वो जो धारा बह रही है उस पर बहे नहीं, बल्कि खड़ा हो और देखे, और हो सके तो उल्टा चले धारा के कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि वो इनकलाब ही लाए, लेकिन कम से कम अपने ज़माने को डॉक्यूमेंट तो करे, कम से कम ये बात कहीं दर्ज तो कर दे कि भाई हम जिस ज़माने में रह रहे थे या जिन हालात में रह रहे थे वहाँ पे ये हो रहा था। तो आर्टिस्ट के लिए तो ये लाजमी है। रही बात जो आपने कही कि भाई एक मल्टी कल्चरल डाइवर्स कंट्री है, तो जैसे जैसे इंसान की जो सिविलाइजेशन है, इंसान की जो तारीख़ है वो बढ़ती जाएगी, उसमें अलग अलग शोबे आते जाएंगे और वो डाइवर्सिटी रहेगी। अगर कोई ये सोचे कि उस डाइवर्सिटी को दबा दिया जाए, हम एक बड़ा मोनोलिथिक सा कल्चर हो जाएं, और ये बात सिर्फ ये एक मज़हब या एक कम्युनिटी की नहीं है, ये हर कम्युनिटी पे जाती है। तो अगर कोई कम्युनिटी, कोई मज़हब, कोई नेशन स्टेट ये सोचे कि भाई हम यूनिफॉर्मिटी ले आएँ, एक बड़ा मोनोलिथ से कल्चर ले आएँ, तो वो अपनी ही विरासत को मार रहे हैं। आपके पास जो खूबियाँ हैं आप उसी को ख़त्म कर रहे हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है, वो जो हम बात कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम जो कहते हैं कि प्लुरैलिटी में रहना चाहिए, वो प्लुरैलिटी में रहना चाहिए हमको। और हमको सीखना चाहिए कि हर एक कल्चर, हर एक कौम, हर एक ज़बान, हर एक तहज़ीब अपने आप में एक रिपोजिटरी है, एक ख़जाना है, और वो एक आध दिन में नहीं पैदा हुआ है, वो कई बरसों, कई सालों, हज़ारों सालों में जाके वो वहाँ पहुँचा है। तो अब अगर आप एक दिन किसी के ऊपर जुल्म करके एक कौम को हटा देंगे, तो आपने एक ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा एक थ्रेड जो है वो हटा दिया। वो ज़बान हटा दी, वो कुज़ीन हटा दिया, वो आर्किटेक्चर हटा दिया, वो कल्चर हटा दिया, वो शायरी हटा दी, वो अदब हटा दिया, वो गाने हटा दिए, आपने वो सब हटा दिया। तो आपने कितना बड़ा ज़ख़ीरा खो दिया। क्यों खोएंगे आप ज़ख़ीरा? अगर हम एक्चुअल में प्रोग्रेस की बात करना चाहते हैं और एक्चुअल में हम इंसान को समझना चाहते हैं, हम इंसानियत को समझना चाहते हैं, हम तारीख़ को समझना चाहते हैं, तो उसमें जितने भी शोबे बाकी रहें वो बेहतर है ना कि बनिस्बत आप उन शोबों को हटाते चले जाएं और आप कहें कि नहीं बस यही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को प्रिजर्व किया जाए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर ऐसा एतक़ाद ले आएँ, ईमान ले आएँ कि बस आप उसके अलावा आप किसी और को सुन नहीं सकते। आदमी इल्म हर तरीक़े से हासिल करे, और ज़रूरी नहीं है कि ईमान लाने के लिए ही इल्म हासिल किया जाता है। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी एम्पैथी को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। तो ये लाज़मी है कि आदमी ये बात समझे और जो डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करे, और ना सिर्फ प्रिजर्व करे, उसको बढ़ावा दे, जिससे कि जो ज़बानें खो रही हैं, जो गीत खो रहे हैं, जो धुनें खो रही हैं, जो आर्ट हैंडीक्राफ्ट, जैसे कश्मीर के अंदर बहुत सारे आर्टिजन्स हैं और उनका बहुत बारीक काम है ना, बास्केट बनाने से लेके, कारपेट बनाने से लेके, कपड़े बनाने से लेके, है ना, और वो उसमें बेचारे वो आर्टिज़न, कोई उनका ख़रीदार नहीं है। अगर ख़रीदार है तो मिडिल मैन इतने पैसे कमा लेता है कि बेचारा वो आर्टिज़न को कुछ मिलते ही नहीं है, तो उसका सस्टेनेंस नहीं है। अब वो उस गुर्बत से बचने के लिए अपने बच्चों को किसी अंग्रेज़ी स्कूल में या किसी पब्लिक स्कूल में डालता है कि बेटा तुम ये ज़िंदगी मत जियो। अब वो क्या होगा, पढ़ के निकल गया, मान लीजिए उसको नौकरी भी मिल गई, लेकिन कर क्या रहा है? वो खाना पूर्ति ही कर रहा है ना, क्लर्की ही कर रहा है ना, किसी लाला की फाइल ही भर रहा है ना। तो वो जो उसका आर्ट फॉर्म था वो तो खो गया। तो ये नेसेसरी हो जाता है कि आप खाना पूर्ति ना कीजिए, आप ऐसा माहौल क्रिएट करिए जहाँ आर्टिज़न है, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल वर्कर है, जहाँ पे एक हेरिटेज को लेके चलने वाला इंसान है। अब जैसे भान पाथेर हैं, तो उनको सस्टेनेंस के लिए चीज़ मिले। आप ये ना सोचिए कि हर चीज़ का मटेरियल बेनिफिट क्या है, कि भाई इससे क्या इकोनॉमी में क्या फायदा हो रहा है। हर चीज़ इकोनॉमी के लिए नहीं होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और उसका जो इंटेंजिबल बेनिफिट है वो आपको एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों के बाद मिलेगा, और फिर आपको उसकी कीमत समझ में आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए और इन बारीकियों को समझा जाए। दास्तान गोई में आपके शायदा और आपके मदा खाली हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है। हमने देखा कि आपने किस इस आर्ट फॉर्म को एटलीस्ट यहाँ पे कुछ अपने दोस्तों के साथ ज़िंदा रखा है। तो दास्तान गोई के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। दास्तान गोई जो है वो एक कहानी सुनाने का आर्ट फॉर्म है, बल्कि लोग ये समझते हैं कि वो कहानी सुनाने का आर्ट फॉर्म है। मैं कहता हूँ वो एंटी स्टोरी टेलिंग है। दास्तान गोई असल में कहानी ना सुनाने का आर्ट फॉर्म है। ये लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि दास्तान गो का सबसे बड़ा फन होता था दास्तान रोकना, यानी आपने कहानी रोक दी और बयान आपका जारी है। अच्छा। और आप जितनी देर तक बयान से बांध सकते हैं। अब साहब कहानी में शहजादा जो है वो 30-35 साल की मशक्क़त के बाद पहुंचा है, शहजादी के हुजरे के बाहर है। अब उसको शहजादी के हुजरे में दाखिल होना है, और दास्तान गो ने दास्तान रोक दिया। अब वो शहजादे का हाल बयान कर रहे हैं, उसका कॉस्ट्यूम बयान कर रहे हैं, उसके दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं, शहजादी का जेवर बयान कर रहे हैं, उसका श्रृंगार बयान कर रहे हैं, दुनिया भर के मसले बयान कर रहे हैं, और कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। शहजादे को शहजादी के हुजरे में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। जितनी देर तक वो दाखिल नहीं होने देंगे उतने बड़े दास्तान गो माने जाएंगे। तो ये आदमी तो कहानी नहीं सुना रहा है, ये तो कहानी को रोक रहा है। तो एक्चुअली ये फन था बलागत का, एलोक्वेंस का फन था, कि कितनी देर आप अपनी बात में इंसान को बांध के रख सकते हैं। और उसका कहानी तो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं, हथियार था, कि आपने जैसे कहते दाना डाल दिया कि हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे, आपने दाना चुग लिया कि हाँ कहानी सुननी है। अब जो आपने दाना चुगा, आपने कहानी रोक दी, अब आप फंसे हुए हैं, कहानी खत्म हुई तो आप उठेंगे। तो वो एक्चुअली जो है दास्तान सुनाना एक एंटी स्टोरी टेलिंग फन है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे दास्तान सुना रहे हैं या दास्तान रोक कर बयान सुना रहे हैं, है तो वो एक नैरेटिव।
और कोई भी नैरेटिव कहानी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फन था जो हिंदुस्तान में खासकर जो परवाज़ जिसने ली 19th सेंचुरी के अंदर, और जब प्रिंटिंग हिंदुस्तान में 18th सेंचुरी के आखिर 19th सेंचुरी के अंदर आई, तो ये दास्तानें कलमबंद हुई। मुंशी नवल किशोर थे, बाद में और भी बहुत से दीगर पब्लिशर्स थे लखनऊ में, दिल्ली में, जिन्होंने इन किताबों को छापा और ये दास्तानों को महफूज किया। उसके बाद अब जब 1928 में मीर बाकर अली मर गए तो आखिरी दास्तान को जो बड़े थे वो चले गए। उनके जाने के बाद फिर और दुनिया भर के दूसरे मीडियम्स आ गए, रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, सिनेमा आ गया, थिएटर जो है बड़ा मॉडर्न फॉर्म में वेस्टर्न उससे आ गया ट्रेडिशन से। तो इन सारे जो अलग अलग नए मीडियम्स आए उनकी वजह से लोगों की दिलचस्पी जो है वो पुराने आर्ट फॉर्म में थोड़ा कम हो गई। लेकिन क्या है कि जो इंसान की इनेट नीड है बात करने की, सुनने की, ह्यूमन इमीडिएसी की, वो ख़त्म नहीं होती है। तो अब क्या हुआ, कहानी किसी ना किसी अंदाज में ज़िंदा रही, लेकिन वो एक आर्ट फॉर्म में उस तरह से नहीं ज़िंदा रही। फिर ये कुछ 20 साल पहले ये मुहिम शुरू हुई कि जहाँ इन दास्तानों को फिर निकाला गया, उनको सुनाया गया, फिर ये दोबारा मकबूल होना शुरू हुई। उस मुहिम में मैं भी एक हिस्सा था और अब बेशुमार लोग हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, कनाडा में, यूएस में दास्तानें सुना रहे हैं और मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन से लोग अब सुना रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट फॉर्म जो है उसमें ठीक है आपके एक आध लोग हैं जिनका नाम रहे, लेकिन आर्ट फॉर्म एक तरह से डेमोक्रेटाइज होना चाहिए, जहाँ आप इस असर में ना रहें कि भाई ये ही हैं, इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये एक कॉन्फिडेंस कौम के अंदर, कम्युनिटी में होना चाहिए कि कोई भी इसको उठा के मेहनत करके, मशक्क़त करके इसको सीख के सुना सकता है कहानियाँ, और ये अब हो रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आखिर पे आप चूँकि कश्मीर में हैं और ख़ास तौर से आपका ये सफ़र इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आप बच्चों के साथ डायरेक्टली इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं जी। तो कैसा रहा ये बोकारो का सफ़र? बहुत बोकारो के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। जब पहला बोकारो 2010 में हुआ था तो उसमें भी हम लोगों ने दास्तान की थी और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी मुहिम है क्योंकि बच्चों को अगर आप बहुत कम उम्र में अदब, शायरी, कल्चर, इन चीज़ों से उनको रूबरू कर देंगे तो चाहे वो भले ही पूरी बात ना समझें, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे, जब एडल्ट आएंगे तो उनके कहीं कान में उसकी धनक रहेगी और वो जब दोबारा सुनेंगे तो माइल होंगे। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। हम लोग छोटे थे तो हम लोग जैसे कि एक बच्चा 5, 6, 7 साल का होता है उसको कितनी समझ होती है, लेकिन घर में जो बुज़ुर्ग थे, अब कोई गालिब पढ़ रहा है, कोई मीर पढ़ रहा है, कोई मरसिया पढ़ रहा है, कोई अदबी बहस हो रही है, कोई पॉलिटिकल बहस हो रही है, कोई तारीख़ी बहस हो रही है, हम लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन हम लोगों को सुनने में मज़ा आता था। जिस अंदाज में जो घर के बड़े बुजुर्ग बात किया करते थे, अब हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं तो कोई आके डांटता था, अरे क्या बड़ों में मुंह जोड़ के बैठे हो, जाओ बाहर जाके खेलो, भगा दिए जाते थे। फिर हम लोग कहीं से इधर उधर से आके दोबारा बैठ जाते थे और सुनते रहते थे। तो चीज़ें समझ में पूरी तरह से नहीं आती थी, लेकिन आवाज़ जो है वो कान में थी। अब जब खुद बड़े हुए तो किसी ने कहा गालिब, हाँ ये तो हमने सुना हुआ भाई, किसी ने कहा रहीम, हाँ ये तो हम जानते हैं, तो कुछ कान में है हमारे, किसी ने कहा मीर अनीस, हाँ ये तो पता है हमको। तो जब आपकी कान में वो चीज़ कहीं महफूज रह गई तो जब आप बड़े हुए तो आपने उसको ढूंढना शुरू किया और उसके बारे में और जानना शुरू किया। तो बोकारो जैसा फेस्टिवल जो है ये बहुत इस मामले में कामयाब है कि वो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ही एक बेसिक प्राइमरी लेवल पे, एक बहुत ही ग्रोइंग अप एज में उनके कान में ये बातें डाल देता है और उनको माइल कर देता है कि वो और जब बड़े हों तो किताबों से दिलचस्पी हो, अलग अलग कहानियों से दिलचस्पी हो, और फिर जाहिर सी बात है जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी जगह, उनकी रास्ता, उनका मुहिम जो है वो खुद निकलेगा। दादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।